नमस्कार। इतिहास की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम इल्तुतमिश के बारे में पढ़ रहे हैं कि किस तरह से 1210 के अंदर ऐबक की मृत्यु के बाद में वो गद्दी पर बैठता है और गद्दी पर बैठने के बाद में उसके सामने जो प्रारंभिक कठिनाइयां हैं, उस प्रारंभिक कठिनाइयों में कुतुबी और मुइज़ जो ऐबक और गौरी के समय के यानी कुतुबुद्दीन ऐबक के दौर के जो अमीर है वो है, और मुइज़ यानी जो मोहम्मद गौरी के दौर के जो लोग थे, वो इन दोनों के बीच में ये जो मिल करके जिस तरह से वहाँ कठिनाई पैदा कर रहे थे, उनका वो कैसे दमन करता है। हम राजनीतिक परिदृश्य में आज भी देखें कि जब भी सत्ता में परिवर्तन होता है तो सबसे पहले जो भी दल सत्ता में आता है, जो भी व्यक्ति सत्ता में आता है, तो सबसे पहले वो प्रशासनिक फेरबदल करता है, क्योंकि पिछली सरकार जिसकी भी होगी वो अपने हिसाब से पूरा सेटअप स्थापित करती है। तो सत्ता में बदलाव होता है तो आप लोगों ने देखा होगा कि जिले में कलेक्टर बदले जाते हैं, जिले में एसपी बदले जाते हैं, संभागीय आयुक्त बदले जाते हैं, और सचिवालय में जितने कर्मचारी, अधिकारी, आईएएस, आरएएस जो भी जितने भी होते हैं, उनमें उनको वहां से बदल के इधर से इधर ट्रांसफर किया जाता है। और कोई भी जब सत्ता में बदलाव आता है तो हर व्यक्ति, जो बोले वो सीएम है कि पीएम है, वो चाहता है कि जो लॉबी है, जो नौकरशाह है, वो उसके हिसाब से काम करे, और इसलिए वो बदलाव करता है। तो यहाँ पर भी वही, अभी पुराने लोग जो कुतुबी और मुइज़ है, ये उस दौर के लोग हैं जो उसके कार्य में अड़चन पैदा करेंगे। तो इल्तुतमिश ने ये विचार किया कि सबसे पहले तो मुझे इसका दमन करना पड़ेगा, और बड़ी कौशलता के साथ में उसने इनका जो है वो दमन कर दिया। अब दमन कर दिया तो अब क्या करेगा, क्योंकि उसको भी तो सपोर्ट की जरूरत होगी। वो शासन व्यवस्था को कैसे अपनी शासन व्यवस्था को स्थापित करेगा, इसका संचालन कैसे करेगा। तो उसने अपने लिए एक नया अमीर वर्ग खड़ा किया जो उसका विश्वास पात्र था, और इतिहास में उसको चालीसा बोला जाता है, तुर्कानी चहलगानी बोला जाता है, चरगान बोला जाता है। ध्यान रखें, कई बार ये प्रश्न आता है, 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है और बड़ा प्रश्न पूछा जाता है, जैसे तुर्कानी चहलगानी क्या है, या चरगान क्या है, चालीसा क्या है। तो एक 40 अमीरों का एक समूह था, एक गुट था, जो इल्तुतमिश ने स्थापित किया था अपने राज्य संचालन या शासन व्यवस्था के संचालन के लिए। तो उसने चालीसा का गठन किया है, जिसको तुर्कानी चहलगानी, चालीसा या चरगान बोला जाता है। ठीक है। अब जब वो गद्दी पर बैठा है, चालीसा का गठन उसने कर दिया, लेकिन तो भी क्योंकि ये जो तुर्की शासन व्यवस्था पूरी है जो भारत में स्थापित हुई है, एक सबसे मूल बात वही है ना कि राजनीतिक उत्तराधिकार जब उसको कोई वैधानिक मान्यता नहीं होती है, तब तक गद्दी के लिए संघर्ष चलता रहता है। लोग उसको स्वीकार नहीं करते हैं, जो उसके सहयोगी होते हैं वो उसको स्वीकार नहीं करते हैं, या यूँ कहिए कि जो प्रभावशाली लोग होते हैं, अमीर हो या कमांडर जो भी होते हैं, उसमें वो उसको स्वीकार नहीं करते हैं। और प्रारंभिक कठिनाइयाँ आती है, क्योंकि शुरुआत में ना तो सैन्य दृष्टि से शासन इतना अभी तक मजबूत है कि वो सीधे टक्कर ले सके। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक के पास में जो समय नहीं था, या उसने कोई युद्ध नहीं लड़े, उसका कारण था उसने केवल जो सत्ता उसको मिली थी उसको ही बरकरार रखने का प्रयत्न किया। लेकिन अब आगे बढ़ रहा है, इल्तुतमिश से आगे बढ़ रहा है। जैसे कुतुबी और मुइज़ का उसने दमन किया है, और किस तरह से अब वो आगे चल करके दूसरे प्रारंभिक जो कठिनाई है उसके सामने आ रही है, उस कठिनाई को वो कैसे दमन कर रहा है। तो उसमें जैसे कि 2 व्यक्तियों का जिक्र मिलता है, एक ताजुद्दीन यल्दौज है और एक नासिरुद्दीन कुबाचा है। इनका दमन वो कैसे करता है, तो 1215 से लेकर के 1217 की अवधि में उसने इन 2 व्यक्तियों का दमन किया जो उसके शासन के अंदर संकट खड़ा कर रहे थे, जो उसके लिए परेशानी खड़ा कर रहे थे। तो 1217 की अवधि, ये जो उसके 2 साल है, उस 2 साल की अवधि में उसने क्या किया है, तो ताजुद्दीन यल्दौज और नासिरुद्दीन कुबाचा है जो उसके राज्य के लिए कंटक बने हुए थे, उनका वो दमन करता है। ठीक है। इसके अलावा जब आगे आने वाले दौर में हम देखते हैं कि जैसे 1225 के अंदर बंगाल के जो गवर्नर, कहीं वहाँ का जो शासक है हसामुद्दीन ऐवाज, उसके विरुद्ध वो अभियान करता है और उसको वो पराजित करता है। यदि वो वापस दिल्ली लौटता है तो वो वापस विद्रोह कर देता है, बाद में उसके पुत्र के खिलाफ वो अभियान करता है, ऐसी बातें चलती रहती है। लेकिन 1225 में उसने बंगाल के विरुद्ध अभियान किया। देखिए, अगर शासन व्यवस्था को संभालना है तो सबसे पहले
जब व्यक्ति अपने राज्य का विस्तार करेगा तो जो व्यक्ति उसके विरुद्ध है उनका दमन करना बहुत ही जरूरी है। तो जैसे बंगाल के विरुद्ध उसका जो अभियान है 1226 में उसने रणथंभौर के विरुद्ध अभियान किया है। इसके अलावा 1231 में उसने ग्वालियर के विरुद्ध जो है वो अभियान किया है। 1233 में उसने चंदेलों के विरुद्ध अभियान किया है और 1234-35 के अंदर उसने उज्जैन और बिरसा के विरुद्ध भी जो है वो अभियान किया है। तो ये शुरुआत में जिसकी प्रारंभिक कठिनाई आती है और शुरुआत के उसके सैन्य अभियान हम मानते हैं। आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नमस्कार।